हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिफेंस क्रैकर विद नवीन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग केमिस्ट्री की क्लास ले रहे थे। एनडीए हो गया बेटा। जो लास्ट क्लास थी बेटा, उस लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिसकी वजह से क्लास बीच रुक गई थी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से इसी क्लास को थोड़ा सा बैक लेकर चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गैस के नियम के बारे में। गैसीय नियम क्या है? जैसे बेटा, इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? रासायनिक संयोग के नियम पढ़े। ठीक है। रासायनिक संयोग के नियम में हमने क्या पढ़े थे कि जो रासायनिक संयोग के नियम हैं, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती, वो रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ नियमों के आधार पर होती हैं, रासायनिक नियम कहते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे ही हमारी क्या है, जो गैसीय नियम है, यानी जो गैसें हैं हमारी, क्या हैं? ताप और दाब के परिवर्तन के साथ समान परिवर्तन होता है। या हम कह सकते हैं कि जो गैसें होती हैं, जो हमारी कुछ नियमों का पालन करती हैं, क्या कहते हैं? गैसीय नियम। क्लियर हो गया? यानी जो हमारी गैसें हैं वो कुछ नियमों का पालन करती हैं, जिन्हें हम गैसीय नियम कहते हैं। तो सबसे पहला नियम है बेटा, गैसीय नियम में सबसे पहला नियम है बायल का नियम। किसका नियम है बेटा? बायल का नियम। अब बायल का नियम हम पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले 1662 में किसने दिया था? बायल ने ही दिया था। तो जिसके नाम पर, जिसके नाम से ये नियम है, उसी के नाम पर क्या रख दिया गया? नियम खोज की है। इस नियम के अनुसार क्या होगा बेटा? यानी ये जो नियम दिए गए हैं वो किस पर दिए गए हैं? ताप, ताप, दाब और आयतन। ताप, दाब और आयतन के बीच में संबंध बताया गया है। क्या बताया गया बेटा? ताप, दाब और आयतन के बीच में संबंध बताया गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी गैस का क्या करें बेटा, किसी गैस का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम क्या कर दें? फिक्स कर। टेम्परेचर क्या कर दें? टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया। तो अब क्या बचा बेटा? अभी बताया है ताप, दाब और आयतन में क्या बताया गया है? संबंध। ताप, दाब और आयतन में संबंध बताया गया। तो अब हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। तो अब प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, ये बताना है हमें। क्या बताना है? कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा बेटा। जैसे कोई हमने बर्तन ले लिया, एक एग्जांपल से समझ। ये हमने क्या ले लिया? एक बर्तन ले लिया। इस बर्तन में क्या है? हमारी गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई। इस बर्तन में गैस भरी होने से बेटा क्या होगा? अब ये बर्तन में गैस भरी हुई है, टेम्परेचर हमने फिक्स कर रखा है। जब टेम्परेचर फिक्स करेंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक स्थिर रहेगी। क्या हो जाएगी? टेम्परेचर फिक्स, काइनेटिक एनर्जी फिक्स। जब काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो जाएगी तो बेटा वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। यानी जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो फिक्स रहेगी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि जब हम इसमें प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा? प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा, मान लो गुब्बारा है बेटा। क्या है? गुब्बारा है। अब गुब्बारे में हमने क्या किया? गैस भरी हुई है। अब टेम्परेचर क्या है हमारा? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर जो गुब्बारा है, तो उसको हमने क्या किया? गुब्बारे में गैस भरी हुई है। अब गुब्बारे को हम जब प्रेशराइज करेंगे तो गुब्बारा क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब ये है बेटा कि जो गैस का आयतन है वो छोटा हो रहा है। गैस का आयतन कम होगा तो गुब्बारे का साइज भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, जैसे एक एग्जाम्पल ले ले, छोटा सा एग्जाम्पल। क्या है? जैसे दो बच्चों को हमने खड़ा कर दिया। अब दो बच्चों को खड़ा करके हमने दोनों को बिल्कुल चिपका दिया। अब अगर हम बाहरी दाब लगाएं या बाहर से प्रेशर लगा के उनको चिपकाएं तो क्या वो और चिपकेंगे? जब बिल्कुल पहले ही वो चिपके हुए खड़े हुए हैं, तो अब उनको चिपकाएंगे तो वो नहीं। लेकिन अगर हमने उन दोनों के बीच में क्या रखा है? गैप रखा है। अब जैसे हमारे ये हाथ है, अब हमने इन हाथों को पहले से चिपका रखा है। अब कोई बाहर से हमारे हाथों को दबाएगा तो क्या होगा? ये अब नहीं चिपकेंगे इससे ज़्यादा। लेकिन अब हमने अपने हाथों में क्या रखा है? गैप रखा है। अब कोई बाहर से आ करके इसमें क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर लगाएगा तो हमारे हाथ क्या होंगे? पास पास आएंगे। और कितना पास आएंगे? जितना उनके बीच में गैप है। तो गैस के जो अणु होते हैं बेटा, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में या गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्या होती है बेटा? जगह होती है।
तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, क्या होता है, इंटर गैस के अणुओं के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस की वजह से ये क्या होती हैं, ये कंप्रेसिबल होती हैं। क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। इनको हम दबा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, दबा सकते हैं। जब इनको दबा सकते हैं तो इनको क्या करेंगे, हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। टेम्परेचर फिक्स करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो गई और वेग भी फिक्स रहेगा। तो अब प्रेशर लगाएंगे तो दब जाएगा, और दब जाएगा तो प्रेशर हम क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा बेटा, घटेगा। दाब बढ़ाने से आयतन घट रहा है, तो क्या इसका जो रिलेशन होगा वो P व्युत्क्रमानुपाती V हो जाएगा। यानी क्या कहेगा कि जो गैस का आयतन है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा बेटा, गैस का जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही समझाया है किसने, बायल ने। यही समझाने की कोशिश है कि निश्चित ताप पर अगर हम ताप फिक्स कर दें बेटा, अगर ताप फिक्स ना करेंगे तब क्या होगा, मान लो हम टेम्परेचर इसका बढ़ाए जा रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, प्रेशर भी क्या कर रहे हैं, जैसे ध्यान से देखना बेटा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और दाब भी बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनका वेग भी बढ़ेगा। और वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर भागेंगे, और हम बाहर से प्रेशर लगाएं तो उस केस में जिस बर्तन में गैस भरी होगी उस बर्तन के फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा बेटा, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो कांच वाली होती है, या जो अभी जो प्लास्टिक की आती है, उसमें ऊपर से हल्की सी खाली रखती हैं। खाली क्यों रखते हैं, रीजन ये है इसका, खाली इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें CO2 गैस भरी होती है। क्या होती है बेटा, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस भरी होती है। अब जब गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक आती है ट्रकों में लद करके, तो वो काफ़ी टेम्परेचर से उतार चढ़ाव होता है, यानी काफ़ी, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उनकी मॉलिक्यूल्स की गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जब एक साथ ट्रक में लोड होकर आएंगी तो हिलेगा भी, और जब वो कोल्ड ड्रिंक हिलती है तो उसमें घर्षण होता है, घर्षण से उनकी क्या हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, और बाहर की एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा होती है, गर्मी। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बेटा, दूर दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे उनका वेग बढ़ जाएगा, और वेग बढ़ जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही है, तो उसमें क्या होगा, बोतल के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोतल के फटने के चांसेस ना रहें इसीलिए उस बोतल में देखा होगा बेटा, ऊपर से थोड़ा सा खाली रखते हैं बोतल को। तो बोतल को खाली रखने का कारण यही है कि बोतल क्या हो, फटे ना। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब प्रेशर, तो वही वही है, इसमें भी अप्लाई करना है बेटा, कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर हमें क्या करना है, फिक्स रखना है। तो टेम्परेचर क्यों फिक्स रखेंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, इसलिए टेम्परेचर हमने पहली बार में फिक्स कर रखा है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है बेटा, चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अब बेटा हमने इस बार क्या था, दाब को फिक्स कर दिया है, कांस्टेंट किसको किया है, दाब को, यानी प्रेशर को कांस्टेंट कर रखा है। प्रेशर को क्या किया बेटा, कांस्टेंट कर दिया। अब प्रेशर को कांस्टेंट किया तो इसके ताप और आयतन में क्या संबंध होगा बेटा, अभी बताया कि जैसे हमारे पास ये बर्तन है, इस बर्तन में क्या किया, इस बर्तन में क्या है, गैस भरी हुई। अब हम इसका क्या करें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे गैस के मॉलिक्यूलों का वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ जाएगा तो ये दूर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दूर दूर भागेंगे, और जब दूर दूर भागेंगे बेटा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर, प्रेशर फिक्स करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो आयतन है बेटा, वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर अनुक्रमानुपाती होता है वॉल्यूम के, टेम्परेचर वॉल्यूम के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसने कहा था, ये चार्ल्स ने कहा था। तो चार्ल्स का नियम क्या है बेटा, इन्होंने 1787 में इस नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस का जो आयतन है
परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुपाती होता है? अनुक्रमानुपाती होता है बेटा, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आई कि अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, किसको कांस्टेंट रखा है? प्रेशर को कांस्टेंट। प्रेशर ना हम बढ़ा रहे हैं ना हम घटा रहे हैं, तो अभी क्यों किया? क्योंकि प्रेशर को फिक्स रखना पड़ेगा। अगर प्रेशर कम करेंगे और टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ाएंगे, तो उस जिस बर्तन में गैस होगी उसके फटने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से हमने क्या किया बेटा, यहाँ प्रेशर को हमने कांस्टेंट किया। अब हमें किसमें? टेम्परेचर और वॉल्यूम में रेशियो रिलेशन निकालना है बेटा कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का, इसका आयतन का रिलेशन क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक। क्या ये बात समझ? ठीक है, आगे बढ़ें। बेटा अब अगला नियम है आवोगाद्रो। आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है? आवोगाद्रो का नियम कहता है बेटा, इस नियम को एवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। किसने किया था? और इस नियम के अनुसार बेटा कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर ताप और दाब हमने क्या किया है? फिक्स कर रखा है। ताप और दाब हमने समान कर रखे हैं, यानी जो ताप ताप और दाब हमने ताप और दाब हमारे फिक्स। तो जब ताप और दाब को हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए जैसे एक मॉलिक्यूल H2 का ले लिया और एक मॉलिक्यूल, जब एक मोल हमने H2 लिए और एक मोल हमने क्या ली? Cl2 ली, तो बेटा समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में, यानी इसका मतलब है कि एक आयतन हमने क्या लिया है? एक आयतन H2 का लिया है और एक आयतन इसका लिया है, एक आयतन क्लोरीन। क्लियर हो गया? तो इनमें जो अणुओं की संख्या होगी बेटा, वो अणुओं की संख्या दोनों गैसों में समान होगी। क्या होगी? अणुओं की जो संख्या होगी, मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी, वो समान। क्लियर हो गया? तो समान ताप और दाब पर जो गैसों के समान आयतन हैं, उनमें अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? अगर आयतन समान है, एक आयतन हो, दो आयतन इसमें होंगे तो दो आयतन इसमें लेंगे, तीन आयतन इसमें लेंगे तो तीन आयतन इसमें लेंगे, तो उनमें अणुओं की जो संख्या होगी क्या होगी? बराबर होगी, इक्वल होगी दोनों गैसों में। बेटा होती कितना है? जैसे Na है तो इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। यानी एक मॉलिक्यूल में 6.023 6.023 गुणे 10⁻23 अणु पर मोल। बेटा एक मोल में, किसी गैस के एक मोल में 6.023 गुणे 10⁻23 अणु उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया? किसी गैस के एक मोल में कितने? एक मोल में, किसी गैस के एक मोल में 6.02 गुणे 10⁻23 मोल 23 अणु उपस्थित होते। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो एवोगाद्रो का नियम यही है। यह किसने था? प्रतिपादित किया था बेटा एवोगाद्रो ने। अब आगे बढ़, आगे है बेटा, यहाँ तक तुम लोगों के क्या होगा? ये गैस के जो नियम थे वो खत्म। अब पढ़ते हैं आदर्श गैस। तो बेटा आदर्श गैस यानी आइडियल गैस क्या है? तो याद रखना बेटा, ये जो आदर्श गैस है, आदर्श गैस या इसी को आइडियल गैस कहते हैं, ये सिर्फ क्या है बेटा? कल्पना मात्र है। क्या है? कल्पना चावला नहीं है। कल्पना, कल्पना, कल्पना मात्र का मतलब क्या है? ये जो आदर्श गैस है बेटा, इसकी सिर्फ हम लोगों ने परिकल्पना की है, कल्पना की है। यानी आदर्श गैस है ही नहीं। क्या है? आदर्श गैस बेटा है ही नहीं। तो आदर्श गैस क्यों नहीं है? क्योंकि आदर्श गैस की जो कल्पना है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आदर्श गैसें मिलती हैं। इनके बिंदु होते हैं, क्या होते हैं? ये इनके जो अणु होते हैं वो बिंदुवत होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, कण के आकार छोटे छोटे होते हैं। ऐसा कल्पना की गई। आइडियल गैस के बारे में क्या है? कल्पना की गई है कि ऐसा हो सकता है या होता है। दूसरा क्या होता है? इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है? इनके जो कण हैं या अणु हैं, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है बेटा, एक होता है। इनके बीच में आकर्षण बल, अणुओं के बीच
आकर्षण बल अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो नहीं होता है। किन में नहीं होता है? आदर्श गैस में। इस नियम का ये कहना है बेटा कि आदर्श गैस में क्या है, अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं होता। जबकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो द्रव है या जो पदार्थ है, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। और गैसों के जो अणुओं के बीच है, तो गैसों के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में क्या होते हैं बेटा, आकर्षण बल होता है, लेकिन वो कम होता है। क्या होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि आकर्षण बल नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि वो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट कर सके। तो क्या होगा, जो हमारी जो गैसें हैं, जो साधारण गैसें हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं हमारी, तो जैसे हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन हो गई और जो ऑक्सीजन हो गई, ये जो हमारे पास जो गैसें हैं, ये बेटा ये कैसी हैं, ये वास्तविक गैसें हैं। क्या होती हैं? ये वास्तविक गैसें हैं, वास्तविक गैसें। क्लियर हो गया बेटा? कैसी गैसें हैं ये वास्तविक गैसें हैं। समझ में आया? क्या है? ये वास्तविक गैसें हैं बेटा। अब ध्यान से देखना, ये जो वास्तविक गैसें हैं इनके बीच में एक फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर आणविक, अंतर आणविक या इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। इंटर तो आदर्श गैस क्या है बेटा? एक सिर्फ कल्पना मात्र है, यानी वो सिर्फ कल्पना पर आधारित है। आदर्श गैस इस दुनिया में आदर्श गैस जैसी कोई। क्लियर हो गया? यानी ये जो हमारी गैसें हैं ये आदर्श गैसें नहीं बेटा, ये कैसी हैं? ये वास्तविक गैसें हैं जो वास्तव में हैं, और इनके बीच में अंतर आणविक बल लगता है। क्लियर हो गया? तो आदर्श गैस समझ में आ गई। आगे बढ़ें। अब देखो बेटा, ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया, चैप्टर समझ में आ गया। चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रासायनिक संयोग के नियम तथा गैसीय, रासायनिक संयोग के नियम तथा गैसीय नियमों के बारे में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो गया। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन हैं वो बनते कैसे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, आप कुछ एग्जाम्पल के आधार पर बता रहा हूँ आप। कि पहला है क्वेश्चन कि यदि 2 ग्राम, क्या है, यदि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है बेटा? 2 ग्राम हाइड्रोजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है? 18 ग्राम जल बनाती है। क्या बनाती है? 18 ग्राम जल बनाती है। तो इसमें कौन सा नियम लागू होगा? ध्यान से देखो कि 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है? ग्राम है। अब आगे क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितनी है बेटा? ऑक्सीजन है 16 ग्राम। अब इन दोनों को जब हमने क्या किया, जब इन दोनों को हमने जला दिया, तो जलाने के बाद जब पानी बना, क्या बना बेटा? जो पानी बना है वो पानी कितना बना है? 18 ग्राम बना है। क्या हुआ बेटा? पानी कितना बना? 18 ग्राम बना। तो बेटा अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना होगा? ये भी 18 होगा और ये भी 18 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ क्या है? 18 ही है। क्या है? 18 ही है, यानी दोनों तरफ सेम है। इसका मतलब पता है क्या है? यानी मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ। क्लियर हो गया बेटा? क्या हमने पढ़ा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जो रिएक्टेंट का मास है वही हमारे किसका मास है? प्रोडक्ट का मास है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पादित किया जा सकता है, उत्पन्न किया। क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला क्या है? पहला है बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और यही हमारा ऑप्शन
क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन। ये बाकी के तीन ऑप्शन क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पुट होते। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न स्रोतों से, इससे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है सदैव समान रहता है। इसे किस नियम की वैधता से सिद्ध किया जा सकता है, या इससे किस नियम का सिद्ध हो। तो बेटा ये पूछ रहा है कि किस नियम पर आधारित है, या कौन सा नियम है कि अगर हम अमोनिया है, क्या है बेटा अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है बेटा NH3। ये जो NH3 है इसमें जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है, कहीं से भी अमोनिया को प्राप्त करें हम, यानी अमोनिया को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी का मतलब किसी भी स्रोत से, अगर हम जहाँ अमोनिया पाई जाती है या जैसे बनाई जाती है रासायनिक विधियों से या भौतिक विधि, जहाँ हमारे अमोनिया पाई जाती है, ये अमोनिया किससे बनती है, ये क्या है बेटा अमोनिया है। तो अमोनिया क्या है बेटा, तो जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो किसी भी स्रोत से भी मिले वो हमेशा रहता है। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया था जब हमने डिटेल में पढ़ाया था कि H2O का एग्जाम्पल लिया था। H2O का एग्जाम्पल क्या लिए थे कि पानी हमें किससे मिले बेटा, नदी से मिले, या पानी हमें कहाँ से मिले, तालाब से मिले, या पानी हमें कहाँ से मिले, समुद्र से मिले, या हमारे पास पानी बरसात का पानी हो, वर्षा का पानी हो। बेटा पानी हमें किसी भी स्रोत से मिले, क्या हो जाए बेटा, पानी हमें किसी भी स्रोत से मिले, इसका जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा बेटा 2 यानी 1:8 क्या आएगा बेटा, यानी हम जो पानी है बेटा उसको किसी भी स्रोत से लाएं, किसी भी स्रोत से लाएं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारा अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:8 ही होगा। ये बात समझ में आई। तो वही कह रहा है बेटा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किसी भी अनुपात से, किसी भी क्या कह रहा है, किसी भी स्रोतों से या विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाए तो उनका जो अनुपात है वो समान रहता है। इसका मतलब है कि जो इसका अनुपात होगा, यानी 3 हाइड्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा 3 होगा, 1 × 3 हो जाएगा। तो इसका जो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन का रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा 14:3 होगा, क्या होगा 14:3 होगा। यानी अगर हम अमोनिया को कहीं से भी लाएं तो इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा 14:, होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा, भारा अनुपात होगा वो कितना होगा 14:3। इसी रेशियो पर क्या होंगे हमेशा, जब ये मिलेंगे तभी क्या बनेगा बेटा अमोनिया बनेगा। इस नियम को हम क्या कहते हैं बेटा, व्युत्क्रम अनुपात का नियम नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम नहीं कहते। क्लियर हो गया। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, बेटा यही है स्थिर अनुपात का नियम। क्या है, स्थिर अनुपात का नियम ही हमारा सही है कि जो अनुपात होगा बेटा वो क्या है, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, अनुपात हमारा फिक्स रहेगा। इसके बाद ये तुम्हारे नहीं होंगे, गुणित अनुपात का नियम नहीं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे भार में वह अनुपात, भार में वह अनुपात जिसके द्वारा कार्बन तथा ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड का एक अणु बनाते हैं। यानी कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं बेटा, दोनों ने मिला और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनो, इन दोनों का अनुपात पूछ रहे हैं। क्या हो जाएगा, कार्बन का जो एटॉमिक भार होता है वो 12 होता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक भार होता है, एटॉमिक वेट है 16। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 और 4×4, यहाँ रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 3:4 आ जाएगा। यानी 3:4 में मिल रहे हैं। तो भार में वह अनुपात जिसके द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं
तो वो किस अनुपात पर मिलेंगे बेटा? 3:4 पर मिलेंगे। किस पर मिलेंगे? 3:4 के अनुपात में मिलेंगे। इसका यानी राइट आंसर हो जाएगा बेटा पहला ही वाला राइट आंसर, पहला वाला राइट आंसर है लास्ट के। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि निम्न में से कौन सा समीकरण, निम्न में से कौन सा समीकरण द्रव्यमान तथा ऊर्जा में सही संबंध स्थापित करता है? तो द्रव्यमान और ऊर्जा में सही संबंध, जिसे हमने क्या बताया था बेटा, अपनी जो क्लास थी उसमें बताया था लास्ट क्लास में कि इसे हम आइंस्टीन का समीकरण क्या कहते हैं? आइंस्टीन का समीकरण। तो आइंस्टीन ने ऊर्जा और द्रव्यमान में एक संबंध का फार्मूला दिया था, ई बराबर एम क्या था बेटा? ई बराबर एम। इस ई बराबर एम सी स्क्वायर में ई क्या है? ई क्या है? एम क्या है? एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान। और सी क्या है? सी है प्रकाश की चाल, प्रकाश। तो संबंध का जो फार्मूला है वो क्या है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। क्या हमें यहाँ ई बराबर एम सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि क्या ई बराबर एच सी हो सकता है? ये तो होगा ही नहीं। क्लियर हो गया? क्या नहीं होगा बेटा? ई बराबर एच सी ये होगा ही नहीं। ई बराबर एम अपॉन सी स्क्वायर ये भी नहीं होगा। एम एम इक्वल्स टू क्या है बेटा? ई सी स्क्वायर। तो एम, अगर हम एम की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ई अपॉन सी स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? ई अपॉन सी स्क्वायर। तो ई अपॉन सी स्क्वायर होना चाहिए, तो हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये भी, लेकिन सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई अपॉन, क्या सी की वैल्यू निकाल के देखें बेटा? सी की वैल्यू देखो, ई बराबर एम सी स्क्वायर से एम सी, अब सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? ई अपॉन एम। क्या हो जाएगा? ई अपॉन एम। क्या ई अपॉन एम दिख रहा है? बिल्कुल। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई अपॉन एम, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई समस्या, कोई दुख दर्द? आगे बढ़। बेटा आप लोगों के 3 चैप्टर खत्म हो गए। क्लियर हो गया? हम लोगों ने कितने चैप्टर पढ़ लिए? और अब ये कौन सा है बेटा? चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर कौन? चौथा चैप्टर है बेटा परमाणु, अणु एवं तुल्यांकी भारों की अवधारणा। परमाणु भार, अणु भार और तुल्यांकी भारों के बारे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है बेटा। और ये जो ये क्लास रहेगी बेटा, कौन सी रहेगी? नवीं क्लास। इसमें अब हम पढ़ेंगे परमाणु भार के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु भार के बारे, परमाणु भार क्या है? तो बेटा इसको हम, नया चैप्टर है तो इसको अगली क्लास में हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि अगर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, तो क्लास थोड़ा लंबी ज़्यादा हो जाएगी। कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर, क्योंकि वो आप लोगों का चैप्टर भी ख़त्म हो गया और नया चैप्टर है, तो नए दिन से स्टार्ट हम करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ा देंगे। यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, क्या है मतलब अगली जो क्लास आएगी बेटा, उस क्लास में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है? जय हिंद।